प्रिय मित्रों, आज हम सब भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य दोष पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप काव्य दोष को जान पाएंगे, काव्य दोष निर्धारण की परंपरा से अवगत हो पाएंगे एवं काव्य दोष के कारण रसास्वादन में पहुंचने वाली बाधा को जान पाएंगे। मित्रों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने काव्य गुण पर विचार किया था। काव्य गुण पर विचार करते समय हम लोगों ने आचार्य मम्मट के द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षण तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात काव्य दोष रहित होना चाहिए, गुण सहित होना चाहिए और यथावसर अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए। मित्रों, अपने काव्य लक्षण में आचार्य मम्मट ने काव्य को दोष रहित होने पर विशेष बल दिया है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार गुण युक्त काव्य उत्कृष्ट काव्य की कोटि में आता है, उसी प्रकार दोष युक्त काव्य उत्कृष्ट काव्य की कोटि से च्युत हो जाता है एवं निकृष्ट काव्य माना जाता है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य दोष को मुख्यार्थ हतिर्दोषः कहकर कविता का मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाने वाला तत्व माना है। इस काव्य दोष को रस के संचार में या रसास्वादन में बाधक माना है। यह बाधा तीन प्रकार से पहुंचती है सहृदय या पाठक को। एक, उसे काव्य दोष के कारण रस की प्रतीति नहीं होती है। दो, अगर प्रतीति होती है तो विलंब से होती है। एवं तीन, प्रतीति होते हुए भी रस का अपकर्ष हो जाता है। मित्रों, अब एक बार हम सब प्राचीन साहित्याचार्यों के द्वारा जो काव्य दोष के संबंध में बातें कही गई हैं, उन पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालने। आचार्य भरत मुनि ने गुण के अभाव को दोष कहा है। आचार्य वामन आचार्य भरत मुनि के बाद पहले ऐसे साहित्याचार्य हैं जिन्होंने काव्य गुण के साथ साथ काव्य दोष पर भी अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में विशेष रूप से प्रकाश डाला है। मित्रों, जैसा कि हम सब ने
पिछले अध्याय में भी देखा था। आचार्य वामन गुण को रीति के साथ जोड़कर देखते हैं और वे विशिष्ट पद रचना को रीति कहते हैं जो गुणों से युक्त हो। विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो सा गुणात्मा। इस संदर्भ में आचार्य वामन ने 4 प्रकार के काव्य गुण स्वीकार किए हैं। पद काव्य गुण, पदार्थ काव्य गुण, वाक्य काव्य गुण एवं वाक्यार्थ काव्य गुण। इन काव्य गुणों के अभाव को ही गुण विपर्यात्मनो दोषः, अर्थात गुणों का अभाव ही दोष है कहकर आचार्य वामन ने काव्य दोषों को 4 भागों में बांटा है। पद दोष, पदार्थ दोष, वाक्य दोष एवं वाक्यार्थ दोष। पद दोष के अंतर्गत उन्होंने असाधु, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध प्रयोग, कष्ट, कर्णकटु शब्दों का प्रयोग, ग्राम्य अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, अनर्थक निरर्थक शब्दों का प्रयोग माना है। पदार्थ काव्य दोष के अंतर्गत आचार्य वामन ने अन्यार्थ, जहाँ शब्द का भिन्न अर्थ में प्रयोग हो, न्यार्थ, जहाँ शब्द कल्पना से परे या भिन्न हो, गूढ़ार्थ, अप्रसिद्ध अर्थ में शब्दों का प्रयोग हो, अश्लील, क्लिष्ट, जहाँ अर्थ दुरूह एवं बोधगम्य हो। तीसरा, वाक्य दोष के अंतर्गत आचार्य वामन ने भिन्न वृत्ति, यतिभ्रष्ट एवं विसंधि को माना है तथा वाक्यार्थ दोष के अंतर्गत व्यर्थ, पूर्वापर विरोधी, एकार्थ, एक ही अर्थ की आवृत्ति वाला, संदिग्ध, अप्रयुक्त, अपक्रम, जहाँ अर्थ में क्रम नहीं हो, अलोक, जिसका अर्थ देश काल और प्रवृत्ति विरोध हो, एवं विद्या विरुद्ध, जिसका अर्थ कला एवं शास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं मित्रों कि आचार्य वामन ने काव्य गुणों के साथ ही काव्य दोष पर भी विशेष रूप से व्यावहारिक दृष्टि से विशद एवं व्यापक विचार किया है। मोटे तौर पर अध्ययन की सुविधा के लिए अपनी समझ को धार देने के लिए काव्य दोष को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। शब्द काव्य दोष, जिसकी सत्ता शब्दाश्रित होती है। अर्थ काव्य दोष, जिसकी सत्ता अर्थाश्रित होती है। एवं रस संबंधी काव्य दोष, जिसकी सत्ता रसों पर आश्रित होती है। इस संबंध में आचार्य विश्वनाथ ने रस के अपकर्षक दोष को रसापकर्षका दोषः कहकर विवेचित किया है। आचार्य दंडी ने मुख्यार्थ विघात का दोष अर्थात मुख्यार्थ की विघातक सामग्री को दोष माना है। मित्रों, अब हम पुनः
एक बार अध्ययन की सुविधा के लिए किए गए काव्य दोष के वर्गीकरण को देखें तो हम पाते हैं कि शब्द दोष, अर्थ दोष एवं रस दोष मुख्य काव्य दोष हैं। शेष सभी काव्य दोषों का समावेश इन 3 काव्य दोषों के अंतर्गत हो जाता है। अब हम एक एक करके जो मुख्य काव्य दोष हैं उन पर विचार करें। शब्द दोष, इसके अंतर्गत जो पहला दोष आता है वह श्रुति कटुत्व दोष है। मित्रों, अगर सहृदय को, पाठक को काव्य सुनने में अरुचिकर, अप्रीतिकर प्रतीत होगा, उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, तो निश्चित रूप से काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुँचेगी। उदाहरण देखिए, भर्त्सना भी भीत हो, भर्त्सना से भीत हो, वह बाल तब चुप हो गया। यहाँ भर्त्सना शब्द का प्रयोग श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न करता है। भर्त्सना से भीत हो, वह बाल तब चुप हो गया। दूसरा जो काव्य दोष आता है वह है च्युत संस्कृति, यानी व्याकरण के प्रतिकूल प्रयोग संबंधी दोष, च्युत संस्कृति दोष। उदाहरण देखिए, इस निराशता को छोड़ो, आशा से लो काम। मित्रों, व्याकरण की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब हम पाते हैं कि निराशता का प्रयोग व्याकरण के प्रयोग के प्रतिकूल है। इससे काव्य में च्युत संस्कृति दोष उत्पन्न हो जाता है। तीसरा अश्लीलत्व दोष। हम लोगों ने देखा था कि महान कवि, सिद्ध कवि काव्य में, साहित्य में लोक विरुद्ध, अमर्यादित बातों को चित्रित नहीं करते हैं और अश्लीलता भी सामाजिक रूप से लोक मर्यादा की दृष्टि से अस्वीकार्य होता है। किंतु कभी कभी काव्य में अश्लील तत्वों का, शब्दों का समावेश हो जाता है। उदाहरण देखिए, मीची आँख पिया की निरखी, वायु दीन तत्काल। सभा में या किसी अन्य जन की उपस्थिति में वात का उत्पन्न होना शिष्ट, सभ्य, मर्यादा के प्रतिकूल माना जाता है और इसी कारण से यहाँ मीची आँख पिया की निरखी, वायु दीन तत्काल अश्लीलत्व काव्य दोष उत्पन्न हो गया है। इसके बाद जो काव्य दोष आता है मित्रों, वह है ग्राम्यत्व दोष। साहित्य में, काव्य में लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग वांछित होता है, किंतु
कभी कभी कवियों के द्वारा, रचनाकारों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा काव्य में, साहित्य में ग्राम्यत्व यानी कि देशज शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, जिससे काव्य में ग्राम्यत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण देखिए, मुड़ पे मुकुट धरें सोहत गोपाल हैं। मूढ़ यानी मस्तक, शीश का प्रयोग यहाँ ग्राम्यत्व काव्य दोष उत्पन्न करता है। इसके पश्चात अप्रतीतत्व दोष आता है। इसका उदाहरण देखिए, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। मित्रों, जो विस्मय है वह अमृत के समान फल कैसे दे सकता है? हालांकि यदि हम विशेष रूप से विचार करें तो यह बात सत्य भी सिद्ध होती है। कभी कभी विश्व भी अमृत का कार्य करता है, लेकिन सामान्य रूप से यहाँ काव्य दोष उत्पन्न हो गया है। इसके बाद जिस काव्य दोष का जिक्र हम लोग करने जा रहे हैं वह है क्लिष्टत्व दोष। काव्य में सहज, सरल, सुबोध शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, जिससे सहृदय या पाठक को रसास्वादन में सहजता हो, सुलभता हो, सहज सिद्धि प्राप्त हो, आनंद की प्राप्ति हो। किंतु कभी कभी कठिन शब्दों के प्रयोग से काव्य में क्लिष्टत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण देखिए, नखत वेद ग्रह जोड़ी अर्ध, जोड़ी को बढ़ जाए हम खात। 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रह यानी कि कुल 40, जिसका आधा यानी 20 मात्रा विष, जहर, माफ़ करेंगे, खाने की बात कही जा रही है यहाँ, जिसके लिए पाठक या सहृदय को शीर्षासन करना पड़ता है समझने के लिए। अतः यहाँ क्लिष्टत्व काव्य दोष आ गया है। इसके बाद जो दोष आता है मित्रों वह है न्यून पादत्व दोष। कभी कभी विशेष रूप से सहृदय या पाठक को पदों की कमी के कारण काव्य रस का आनंद प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। उदाहरण देखिए, पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों ज्यों असाधु त्यों साधु। पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। पानी, अग्नि, पवन और ईश्वर, इनके लिए साधु एवं असाधु में, सज्जन एवं दुर्जन में किसी प्रकार का भेद नहीं होता है। ये किसी प्रकार का भेद नहीं करते हैं किसी से, किंतु यहाँ समान व्यवहार पद छूट गया है, जिससे अर्थ की प्रतीति में बाधा उत्पन्न हो रही है। यहाँ अर्थ काव्य दोष आ गया है। इसके बाद जो काव्य दोष आता है वह है अधिक पदत्व दोष। उदाहरण देखिए, आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग, जिसकी जरूरत नहीं है वैसे पदों का प्रयोग अधिक पदत्व दोष उत्पन्न करता है। लपटि पुहुप पराग पद, सनी श्वेत मकरंद। मित्रों, पराग तो पुष्प में ही होता है, पुहुप में ही होता है, इसलिए यहाँ पुहुप शब्द का प्रयोग अधिक पदत्व काव्य दोष उत्पन्न करता है। इसके बाद जिस काव्य दोष का वर्णन हम लोग करेंगे वह है अक्रमत्व काव्य दोष।
अर्थ की सिद्धि तभी होगी जब वाक्य में पदों का प्रयोग क्रम से होगा। लेकिन कवियों के द्वारा कभी कभी इस प्रकार की रचना की जाती है कि क्रम भंग हो जाता है और उससे सहृदय या पाठक को अर्थबोध में, रसास्वादन में बाधा पहुंचती है। उदाहरण देखेंगे। विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। यहाँ मानवी शब्द का प्रयोग लीला से पूर्व होना चाहिए था, किंतु बाद में हुआ है, इसलिए यहाँ अक्रमत्व काव्य दोष उत्पन्न हो गया है। अक्रमत्व काव्य दोष के बाद दुष्क्रमत्व काव्य दोष आता है। उदाहरण देखते हैं। नृप मोकह है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। नृप मोकह है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। मित्रों, शास्त्र में अथवा लोक में यह प्रचलित है कि अगर किसी से कुछ मांगना हो तो बड़ी चीज़ें, विशेष चीज़ें हम पहले मांगते हैं, और अगर मांग की प्रतिपूर्ति उपलब्धि नहीं होती है तो फिर काम चलने के लायक कुछ मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पहले ही बड़ी बात, बड़ी चीज़ मांगी गई है। माफ़ करेंगे, पहले छोटी चीज़ मांगी गई है और बाद में बड़ी चीज़ मांगी गई है, जो यहाँ दुष्क्रमत्व काव्य दोष उत्पन्न करता है। इसके बाद जो काव्य दोष आता है वह पुनरुक्ति दोष होता है। पुनरुक्ति बार बार प्रयुक्त उक्ति, पुनः युक्ति। उदाहरण देखते हैं। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। अब देखिए मित्रों, जगत एवं जहान शब्द का एक ही अर्थ है, इसलिए यहाँ जगत एवं जहान दोनों शब्द का एक साथ प्रयोग एक ही अर्थ में पुनरुक्ति काव्य दोष उत्पन्न करता है। पुनरुक्ति काव्य दोष के बाद रस दोष आता है। मित्रों, हम लोगों ने देखा था कि आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट ने रस के आस्वादन में बाधक, अपकर्षक, मुख्यार्थ की बाधा करने वाले तत्व को काव्य दोष कहा था। उदाहरण देखते हैं। विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे। विस्मृति या अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे। अब मित्रों गौर कीजिए, नीरवता का अर्थ ही होता है जहाँ एकदम शांत वातावरण, ध्वनि का रव, ध्वनि का अभाव हो, और जहाँ सन्नाटा, शांति, नीरवता फैली हुई है, वहाँ चुप कर दे कहने से स्वशब्द वाक्य रसदोष उत्पन्न हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि काव्य दोष काव्य के रसास्वादन में बाधक, अपकर्षक तत्व हैं, और इन काव्य दोषों की उपस्थिति काव्य में जितनी कम होगी या नहीं होगी, वह काव्य, वह साहित्य उतना ही उत्कृष्ट होगा, रसास्वादन के योग्य होगा, सहृदय पाठक, श्रोता को आनंद प्रदान करने वाला होगा, अमर होगा,
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।